जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का भारत जीके के क्लास में। आज हम लोग भारत जीके के तहत देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। और आप सभी जानते हैं कि इंडिया लेवल के जीके से जो है 40 सवाल, कितने 40 सवाल जो है सीधे आपके झारखंड उत्पाद सिपाही में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जितना शिद्दत से आप लोग झारखंड जीके की क्लास करते हैं, उतना ही शिद्दत से आपको जो है इंडिया लेवल का जीके के क्लास करना होगा, क्योंकि दोनों ही क्लास क्या है आपके लिए अंकदायी सब्जेक्ट है और दोनों के नंबर ही मिलके क्या है आपके रिजल्ट बनाने वाले हैं। साथ ही आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी है कि आप लोग के लिए जो है क्या है कक्षपाल का वैकेंसी आ चुका है। किसका? तो कक्षपाल का लिख देते हैं यहाँ पर। कक्षपाल का वैकेंसी आ गया है और कक्षपाल का वैकेंसी भरने का टाइम क्या है, तो आपका जो है कल से शुरू हो जाएगा, यानी कि 9 जनवरी से ये भराएगा आपका 8 फरवरी तक, यानी कि लगभग 1 महीने का टाइम दिया गया है। तो जो भी योग्य छात्र छात्राएं हैं जाके ज़रूर भरिएगा, क्योंकि कक्षपाल और आपका झारखंड उत्पाद सिपाही दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। तो एक ही पढ़ाई में दोनों को तैयारी हो जाएगा, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही इसके बाद जो है 2026 में जो है बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं। आपके झारखंड पुलिस का भी आएगा, तो आप लोग को कंटिन्यू पढ़ाई को जारी रखना है। जो इस साल 2026 में जम के पढ़ा, वो 2027 तक जो है एक सरकारी नौकरी का मालिक होने वाला है। ठीक है, तो एक साल में जो है आपका दिन दशा सब कुछ बदलने वाला है, बशर्ते कि आप लोग धैर्य से प्रत्येक दिन पढ़ते हो तब। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार जाके देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? पहला अल्पसंख्यक, दूसरा एंग्लो इंडियन, तीसरा राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है, चौथा विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एंग्लो इंडियन। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करते हैं, और आपको बता दें कि विधानसभा में, किसमें? विधानसभा में जो है 1 व्यक्ति को मनोनीत करते हैं। लेकिन इसे भी आपको बता दें 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है हटा दिया गया है। तभी जो है कोई व्यक्ति को मनोनीत नहीं किया जाता है। लेकिन ये करंट का मामला है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको जानना ज़रूरी है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये एंग्लो इंडियन सदस्य कौन होते हैं, तो इसको आपको समझा देते हैं कि अंग्रेज लोग जो है भारतीय नारी से विवाह करते थे और भारत में ही बस जाते थे। अब उनके जो बाल बच्चे होते हैं उन्हीं को एंग्लो इंडियन सदस्य कहा जाता है, या एंग्लो इंडियन समुदाय कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा जो है अनुच्छेद कितना में वर्णित है, तो आपको बता दें लोकसभा अनुच्छेद 81 में वर्णित है। और लोकसभा में जो है अधिकतम लोगों की संख्या कितनी हो सकती है, तो लोकसभा में अधिकतम लोगों की संख्या 552 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में आपको बता दें आपको 543 है। कितना है, तो 543 है। ठीक है, अब 543 में राज्य से कितने और कितने केंद्र शासित प्रदेश से हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो टोटल जो है वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 543 है। इसमें जो है राज्य से कितने हो जाएंगे, तो राज्य से है आपके 530। कितना? 530। और आपके संघ राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से कितने हैं, तो 13 हैं। इसको जोड़िएगा तो 543 हो जाएगा। और पहले होता क्या था कि एंग्लो इंडियन से भी, ठीक है, एंग्लो इंडियन से भी 2 सदस्य होते थे तो हो जाते थे 545। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? पहला है 16, दूसरा है 10, तीसरा है 12, चौथा है 14। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 14। अब 14 कैसे उसको बताते हैं, तो देखिए लोकसभा के लिए कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है? 2 लोगों को। और राज्यसभा के लिए कितने, तो राज्यसभा के लिए 12। 3 12 और 2 कितना हो जाएगा, तो आपके 14 हो जाएंगे। और ये जो 2 होते थे आपके एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में जो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं वो कला के क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में या और भी विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए जो देते थे उनको सिलेक्ट किया जाता था या मनोनीत किया जाता था। लेकिन ये जो है आपका एंग्लो इंडियन वाला समाप्त कर दिया गया है, लेकिन राज्यसभा वाला अभी बाकी है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, तो 14 हो जाएगा। अब इसमें भी कुछ थोड़ा सा आपको बता ही देते हैं। ठीक है, क्या बता सकते हैं कि ये जो संसद है, संसद के अनुच्छेद कितना में इसका जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद लिख देते हैं,
अनुच्छेद 79 में इसका जिक्र है, किसका? संसद का। और संसद के 3 अंग होते हैं, एक हो जाता है आपका लोकसभा, क्या हो जाता है? एक हो जाता है लोकसभा, दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा हो जाता है आपका राज्यसभा, और तीसरा क्या हो जाता है? तो तीसरा हो जाता है आपका राष्ट्रपति। तो इस तरह से जो है आपके संसद के जो है 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों को मिला के ही संसद का निर्माण होता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? पहला है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है भारत के प्रधानमंत्री, तीसरा है संसद, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। अब भारत के राष्ट्रपति का जिक्र आया है तो आप ये जानना जरूर चाहिएगा कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू। कौन हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू। अब द्रौपदी मुर्मू के नाम जो है खास रिकॉर्ड है कि ये भारत की प्रथम महिला और आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और ये कहाँ के रहने वाली है? तो ये आपकी उड़ीसा राज्य की रहने वाली है, उड़ीसा की मयूरभंज की रायरंगगंज की रहने वाली है। इतना आपको याद रखना है। ये प्रेसिडेंट बनने से पहले जो है क्या है? झारखंड की, कहाँ की? तो झारखंड की जो है ये राज्यपाल भी रह चुकी है। और राज्यपाल बनते हुए भी इनका एक रिकॉर्ड है कि ये झारखंड की प्रथम महिला और आदिवासी राज्यपाल है। ये आपको याद रखना है। अब आप लोगों को ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन वाला एग्जामिनर कि भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप लोग क्या बोलिएगा? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हैं? भारत के प्रथम प्रेसिडेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत का वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? पहला है एस राधाकृष्णन, दूसरा है KR नारायणन, तीसरा है नीलम संजीव रेड्डी, चौथा है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या है? भारत के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। साथ ही इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि ये जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। क्या है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का न्याय निर्णय कौन करता है? यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जब चुनाव में विवाद हो जाए तो उसको सुलझाता कौन है? पहला उच्चतम न्यायालय, दूसरा संसद, तीसरा निर्वाचन आयोग, चौथा है महान्यायवादी। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय। अब उच्चतम न्यायालय की बात आया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात आया है, तो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कितने अनुच्छेद में है? तो आपको बताना होगा, ये सब आपको पूछेगा। तो अनुच्छेद आपका 124 में जो है उच्चतम न्यायालय का जिक्र किया गया है। लेकिन साथ में ये भी आपको जानना है कि वर्तमान में जो है भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये भी आप लोग को हम बता ही देते हैं। तो उनका नाम है BR गवई। क्या नाम है? BR गवई जो है, गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इतना आपको याद रखना है। इनको शपथ कब दिलाया गया है? तो इनको शपथ जो है मई महीने में दिलाया गया है, मई 2025 में। इतना कम से कम आपको याद रखना है। और उच्चतम न्यायालय कितने अनुच्छेद में है? तो 124वां अनुच्छेद में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव किस पद्धति के आधार पर किया जाता है? पहला प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, दूसरा है एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा, तीसरा है अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, और चौथा है खुले बैलेट प्रणाली द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति के द्वारा जो है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जैसा जो बाकी नेता लोग को हम लोग चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, या जैसे प्रधानमंत्री सांसद को चुनते हैं, उस प्रकार का चुनाव नहीं होता है। बिल्कुल राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है। और वो जो चुनाव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एकल हस्तांतरीय मत पद्धति कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? पहला है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है उपराष्ट्रपति, और चौथा है मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। ठीक है,
तो राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंप दे सकता है। और उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ थे। कौन थे? आपके जगदीप धनखड़ थे। लेकिन बीच में जो है विवाद चल रहा था कि धनखड़ साहब कहीं गायब हो गए हैं। अगर वर्तमान में जो है अगर धनखड़ साहब नहीं होंगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जहाँ तक हमको जानकारी है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, लेकिन बीच में ये कहीं गायब हो गए थे। ठीक है, चलिए, तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा है उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आपका राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है? पहला प्रधानमंत्री द्वारा, दूसरा है लोकसभा द्वारा, तीसरा है मुख्य न्यायाधीश द्वारा, चौथा है संसद द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग लगा के। क्या है? महाभियोग लगा के जो है राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। और महाभियोग लगाने का अधिकार या बात किस में लिखा गया है? अनुच्छेद कितना में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 61 में वर्णन है आपका महाभियोग का। और इस महाभियोग के माध्यम से जो है आपका महामहिम अर्थात राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, संसद की बात आया तो थोड़ा सा संसद के बारे में बता दें कि संसद जो है इसका 3 अंग है। कौन कौन? तो आपका है अच्छा, पहले लिख लेते हैं राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? लोकसभा हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा राष्ट्रपति। तो ये तीनों को मिला के ही आपका क्या है? संसद का निर्माण होता है। और यही संसद के द्वारा ही, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा और राष्ट्रपति द्वारा ही क्या है आपका? राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इतना आपको याद रखना है, महाभियोग लगा के। और महाभियोग का वर्णन किस में है? तो अनुच्छेद 61 में है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा मुख्य न्यायाधीश, चौथा है महान्यायवादी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या है? भारत के जो है संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। साथ ही तीनों सेना का क्या है? तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है? तो तीनों सेना का अध्यक्ष जो है आपके राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तीनों सेना मतलब क्या हो गया? वायुसेना, जल सेना, थल सेना, तीनों का प्रमुख कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ये आपको याद रखना है। और भारत सरकार का जो है संवैधानिक अध्यक्ष भी कौन होते हैं? तो आपके राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपात अधिकार है? पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2, तो चौथा है 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3। भारत के राष्ट्रपति के पास जो है 3 प्रकार की आपात अधिकार है। अब तीनों आपात अधिकार के बारे में आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आपात। क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय आपात हो जाएगा, जो कि आपका अनुच्छेद कितना में है? तो आपका अनुच्छेद 352 में जिक्र है। ये सब आपको लिखिएगा। मेरा हैंड राइटिंग तो खराब है, लेकिन आप लोग साफ सुथरा लिखिएगा, ये जरूरी है। राष्ट्रीय आपात का जिक्र किस में है? तो अनुच्छेद 352 में है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका राज्य आपात। क्या हो जाएगा? राज्य आपात। राज्य आपात के तहत ही आपका क्या होता है? तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी भी राज्य में। तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कितना अनुच्छेद में जिक्र है? तो अनुच्छेद 356 में। कितना? तो अनुच्छेद जो है 356 में इसका वर्णन है। किसका? राज्यपात का, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाने का। अब तीसरा जो आपका क्या है? तो तीसरा है आपका वित्तीय आपात है। क्या है? आपका वित्तीय आपात है। ठीक है, वित्तीय आपात है। और ये कितना अनुच्छेद में जिक्र है? तो इसका जो है अनुच्छेद 360 में वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास जो है 3 प्रकार के आपात अधिकार हैं। एक हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आपात, जो कि अनुच्छेद 352 में वर्णन है। और दूसरा है राज्य आपातकाल, जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 में है। और तीसरा जो है आपका वित्तीय आपात, जो कि अनुच्छेद 360 में जिक्र है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? पहला है वित्त मंत्री, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा है राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि वर्तमान में जो है भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हम उसका नाम बता देते हैं भाई। उनका नाम है अरविंद। क्या नाम है? उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। ये क्या है? भारत के वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और इनको नियुक्त कौन किया है? तो राष्ट्रपति ने ही किया है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। पहला है राज्यसभा का, दूसरा है लोकसभा के, तीसरा है योजना आयोग का, चौथा है राष्ट्रीय विकास परिषद का। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़। हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ठीक है। अब राज्यसभा के यहाँ पर जिक्र आया है तो आपको बता दें कि राज्यसभा का जो है अनुच्छेद कितना वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद लिख देते हैं। अनुच्छेद 80 में इसका जिक्र है। किसका? राज्यसभा का। और राज्यसभा में जो है अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो राज्यसभा में जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 250। लेकिन वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में आपके 245 हैं। कितना है? 245। ये क्या है? वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। इसमें आपको बता दें कि राज्य से कितने हैं? तो राज्य से आपके हैं 229। कितना है? 229। और संघ यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से कितना है? तो हैं आपके 4 और आपके 12 मनोनीत। तो 12, 4 और 229 को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 245। तो इसको भी आपको याद करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? पहला है लोकसभा के सदस्य, दूसरा है राज्यसभा के सदस्य, तीसरा है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, चौथा है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा जो है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। लोकसभा और राज्यसभा मिल के ही क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इतना आपको याद रखना है। लेकिन हमने क्या कहा था कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस माध्यम से होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल हस्तांतरीय मत पद्धति के द्वारा होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का अलग फंडा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिल के चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है कहाँ? केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, तीसरा है संसद की संयुक्त बैठक में, चौथा है केवल राज्यसभा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी केवल राज्यसभा में। हम लोग बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसको जो है पदच्युत यानी कि हटाने का अधिकार कहाँ पर है? तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के सदस्यों को है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए है। अच्छा, किस राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? यानी कि राष्ट्रपति थे और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी। कौन है? पहला है गोपाल स्वरूप पाठक, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और चौथा है कृष्णकांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कृष्णकांत। भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हो गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? पहला है 20, दूसरा है 30, तीसरा है 40, चौथा है 50। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 50। तो लोकसभा में जो है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। और कितनी होती है लोकसभा में? हम आपको बता चुके हैं कि लोकसभा में जो है वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543 है। इसमें जो है अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कम से कम जो है 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा, चौथा है प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के जो भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा संसद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री के पास। देखिए यहाँ पर जो है संसदीय शासन प्रणाली में जो है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति तो प्रधानमंत्री के पास होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये है सबसे बड़ा ये है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग तो कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा जो है शक्ति का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्रधानमंत्री भारत के कौन प्रधानमंत्री हैं? आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हैं आपके कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये क्या हैं? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और किस पार्टी से हैं? तो बीजेपी से हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल फूल है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लोटस कहते हैं। लेकिन आपको ये भी तो पूछ सकता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा है संसद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के प्रति। मंत्रिपरिषद जो होता है व्यक्तिगत रूप से वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन अगर आपको पूछ दिया जाए कि सामूहिक रूप से सर किसके प्रति उत्तरदायी होता है, सामूहिक रूप से अगर बात किया जाए तो यह जो होता है आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, सामूहिक रूप से क्या हो जाएगा? लोकसभा के लिए, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है? यानी कि किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि मंत्री को जो है नियुक्त किया जा सकता है और उसे हटा भी जा सकता है? पहला है अनुच्छेद 69, दूसरा है अनुच्छेद 72, तीसरा है अनुच्छेद 73 और चौथा है अनुच्छेद 75। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 75 में ये जिक्र किया गया है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किया जाए और उसे हटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 91वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद की संख्या कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत होगा? पहला है आपका 15, दूसरा है 12, तीसरा है 18, चौथा है 20। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 15%। यानी कि जितना भी संख्या होता है, मान लिया जाए आपका लोकसभा में कितना है, तो लोकसभा में मान लिया जाए 543 है, इसका 15% कितना निकलेगा? इसका 15% निकालने से जितना निकलेगा उतना ही मंत्री बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे झारखंड विधानसभा में कितना सीटें हैं? 81, इसका 15% लगभग 12 के आसपास पहुंचता है। ठीक है, तो झारखंड में मुख्यमंत्री को मिला के सिर्फ 12 ही मंत्री बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 91वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि जितना कुल सदस्य संख्या होगा उसका 15% व्यक्ति ही क्या है? मंत्री बन सकते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, ध्यान से इसको सुनिएगा। पहला है 14 दिन, दूसरा है 15 दिन, तीसरा है 30 दिन और चौथा है 45 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन। राज्यसभा जो है धन विधेयक को अपनी सहमति कितनों दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक वो जब आया है धन विधेयक तो उसके बारे में जो है अपने पॉकेट में रख सकती है, या उसके बारे में नहीं भी बोल सकती है, वो 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, उससे ज़्यादा दिन नहीं, उससे एक दिन भी ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति, जिसको हम लोग कोरम भी कहते हैं, के लिए निर्धारित संख्या क्या है? पहला है कुल संख्या का 1/5 भाग, दूसरा है कुल संख्या का 1/7 भाग, तीसरा है कुल संख्या का 1/10 भाग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
1/10 भाग। लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति यानी कि कोरम कब तक माना जाएगा, तो जब तक कुल संख्या का 1/10 भाग है। ठीक है, 1/10 भाग है, यानी कि अगर यहाँ पर जो है मान लिया जाए कि 800 रहता, तो ऐसा आप लोग लिख लीजिएगा 800/10, इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 अट्ठे 80, 10 अट्ठे 80, इतना 80 व्यक्ति भी रहेंगे तो क्या है, कोरम या गणपूर्ति पूरा हो जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल दिए हैं 800 नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग निकालिएगा, तो 1/10 भाग जो रहेंगे तो ही कोरम पूरा हो जाएगा और जो भी फैसला या डिसीजन लेना है लिया जा सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमेशा तो कोई ना कोई अनुपस्थित रहेगा, तो उस हिसाब से तो कभी देश में कानून बन ही नहीं सकता है। तो नहीं बन सकता है, कम से कम जो है 1/10 भाग भी जनसंख्या अगर उपस्थित है तो क्या है, वहाँ पर जो भी निर्णय लिया जाएगा वो मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था। पहला है 26 जनवरी 1950, दूसरा है 26 फरवरी 1952, तीसरा है 15 मार्च 1952, चौथा है 3 अप्रैल 1952। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 अप्रैल 1952 को जो है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किया गया था। और राज्यसभा के बारे में आपको बताए थे कि राज्यसभा सरला यानी कि राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 में वर्णित है, इतना आपको याद रखना है। और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो राज्यसभा में जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या बताए थे आपको 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है, तो 245 है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का आधार किन बातों पर निर्भर करता है। पहला राज्य का क्षेत्रफल, दूसरा है राज्यों की जनसंख्या, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यों की जनसंख्या पर। यानी कि राज्यसभा के सदस्य बनते हैं जो जाते हैं, तो ये तो डिसाइड होता है ना कि भाई किसी भी राज्य में कितने राज्यसभा के सदस्य होंगे, ये कितने राज्यसभा सीट वहाँ पर रहेगी, तो उस राज्य की जो जनसंख्या है उसको देखकर ये डिसाइड किया जाता है कि उस राज्य में कितने राज्यसभा के सदस्य होंगे। यानी कि ये राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर होता है या उसके आधार पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले भी भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा। पहला राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा है उपराष्ट्रपति द्वारा, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा को जो है उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी भंग किया जा सकता है, और कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उसको भंग किया जा सकता है, इतना आपका अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कोई भी धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। पहला है केवल राज्यसभा में, दूसरा केवल लोकसभा में, तीसरा एक साथ दोनों सदनों में, चौथा दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा में ही आपका क्या है, धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। और धन विधेयक है या नहीं ये निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा यह निर्णय करने का अधिकार है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कोई संसद सदस्य कितनी अवधि तक सदन के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। पहला है 60 दिन, दूसरा है 65 दिन, तीसरा है 70 दिन, चौथा है 55 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 60 दिनों तक। इसका मतलब ये हो गया कि सदन में जितना बार जो है बैठकी होता है या जितना बार उपस्थित होना है, उसमें से जो है आपका 60 दिन आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपको जो है आपकी सदस्यता को समाप्त कर दी जाती है। मान लिया जाए कि हम हीरो हैं, जैसे मान लिया जाए सलमान खान एक एक्टर है, क्या है, सलमान खान एक एक्टर है। अब इसको जो है क्या है, संसद का सदस्य बनाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से वो चुन के आते हैं, संसद में आते हैं। अब ये रह गए एक्टर साहब, एक्टर हैं, तो इनको जो है रोज़ संसद आने के मन ही नहीं करेगा। लेकिन अगर ये कंटिन्यू जो है कम से कम 60 दिन अनुपस्थित रहते हैं तो क्या है, इनकी जो है संसद की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो इसीलिए जो है आप लोग देखिएगा कि एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, बीच बीच में जो है इनको जाना ही पड़ता है। ये अगर संसद के सदस्य चुने गए हैं तो इनको जाना ही पड़ता है, क्योंकि लगातार जो आप लोग 60 दिन अनुपस्थित रहिएगा तो क्या होता है, उनका जो है सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ठीक है,
तो आप लोग जो कहते हैं ना कोढ़िया लग रहा है, कोढ़ियाना नहीं है। देख रहे हैं ना, नेता लोग को भी अटेंडेंस जो है मस्ट कर दिया है, जाना जरूरी है, संसद में हाजिरी लगाना जरूरी होता है, नहीं तो नामे काट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि संसद की दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? पहला है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष बुलाता है। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में आपके भारत के कौन है? तो आपके ओम बिरला हैं। ठीक है, ओम बिरला क्या हैं? भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। और आपको बता दें कि ये किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो ये आपके बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। और ये जो हैं आपके 26 जून, कब? 26 जून 2024 को यहाँ क्या बनते हैं? तो ये लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं। और ये दूसरी बार बन रहे हैं, पहली बार नहीं, ये दूसरी बार बनते हैं। अब ओम बिरला के बारे में और थोड़ा सा आपको बता दें तो ओम बिरला जो है आपके कोटा सांसद क्षेत्र से चुन के आए हैं। किससे? तो कोटा सांसद क्षेत्र से चुन के आए हैं। और ये जो कोटा सांसद क्षेत्र कहाँ है? तो आपका राजस्थान राज्य में है। कहाँ है? आपका राजस्थान राज्य में कोटा है, वहीं से ये चुन कर आए हैं। कौन? आपके ओम बिरला, जो कि वर्तमान में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं और बीजेपी के सांसद है। इतना आपको याद रखना है। ये कोटा जो है आपका जो है पढ़ाई के लिए भी फेमस है। आप लोग सुनते होंगे कि रेलवे की तैयारी के लिए कोटा जा रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा जा रहे हैं, तो वो वही कोटा है, वहीं से जो है सांसद चुन के आए हैं। कौन? आपके ओम बिरला, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? पहला है लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा है राज्यसभा के सभापति, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो आपको बता चुके हैं, ये ओम बिरला साहब हैं। कौन है? ओम बिरला साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पहला है पंडित नेहरू, दूसरा है के.एम. मुंशी, तीसरा है जी.वी. मावलंकर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जी.वी. मावलंकर। ये क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं। स्वतंत्र भारत यानी कि भारत हमारा आज़ाद कब हुआ है? 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जो है भारत जो है आज़ाद हो जाता है। अब उसके बाद जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो जी.वी. मावलंकर बनते हैं। इनका नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो आपके ओम बिरला हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि भारत सरकार की प्रथम विधि अधिकारी कौन है? पहला है संसदीय विधि मंत्री, दूसरा है भारत का महान्यायवादी, तीसरा है मुख्य न्यायाधीश, चौथा है प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत का महान्यायवादी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो भारत सरकार का विधि अधिकारी, प्रथम विधि अधिकारी हम लोग कहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आप ये बताइए कि भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? हम बताते हैं। तो आर वेंकट रमनी। क्या है? आर वेंकट रमनी। ये क्या है? तो ये जो हैं भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और इन्होंने पद ग्रहण कब किया है? तो 1 अक्टूबर को। ठीक है, 1 अक्टूबर 2022 को इन्होंने क्या है, भारत के महान्यायवादी का पद ग्रहण किया है। इतना आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? पहला है उपराष्ट्रपति, दूसरा है मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है महान्यायवादी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? अच्छा, ये हो जाएगा महान्यायवादी
ये भाग ले सकता है। ये संसद का सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन भी ये क्या है, संसद के जो है कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन? महान्यायवादी। और भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि इनमें से कौन सा अंग संसद का अभिन्न भाग है? पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा और राज्यसभा, और चौथा है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो आपको पहले ही बताए थे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद कितना में है? तो आपको बता दें इसको कैसे याद किए थे हम, सरला। तो स यहाँ हो जाएगा आपका 79, संसद 79 में है, र यहाँ 80 हो गया। तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा जो है आपका 81 में है। तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये तीनों मिल के ही क्या है, संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है। और संसद के सदस्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं, आकार लग जाएगा, सांसद बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग एमपी बोलते हैं। एमपी का फुल फॉर्म हो जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? पहला 1 महीना, दूसरा है 3 महीना, तीसरा है 6 महीना, चौथा है 9 महीना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 महीना। संसद के 2 सत्रों के बीच जो है 6 महीना से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि एक संसद सत्र हुआ, उसके बाद 6 महीना में हर हाल में दूसरा सत्र को बुलाना होगा। यानी कि 6 महीना से अधिक का अंतराल नहीं करना है। ये संसद की बात किया जाए या विधानसभा की बात किया जाए, दोनों में यही टाइमिंग है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं? पहला 1/3, दूसरा है 2/3, तीसरा है 3/3, चौथा है सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1/3। 1/3 सदस्य जो है आपके क्या है, प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पहली बात आपको बता दें कि ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम आपका उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। और राज्यसभा ऐसा होता है सदन, ये कभी भी भंग नहीं होता है। क्या होता है? कभी भी भंग नहीं होता है। जबकि आपका लोकसभा जो है भंग हो जाता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। यहाँ पर जो है प्रत्येक 2 साल में जो है एक तिहाई जो है क्या है, 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं और यहाँ पर आते रहते हैं, बाहर होते रहते हैं, घुसते रहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं, और ये हमेशा बना रहता है। लेकिन लोकसभा तो एक कार्यकाल के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन ये जो है राज्यसभा हमेशा बना रहता है। ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपर सदन भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अपर सदन भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि निम्न में से कौन सी समिति केवल लोकसभा की समिति है? पहला है प्राक्कलन समिति, दूसरा है लोक लेखा समिति, तीसरा है सार्वजनिक शिकायत समिति, चौथा है सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ए वाला प्राक्कलन समिति। ये क्या है? ये समिति केवल लोकसभा की समिति है। केवल और केवल ये लोकसभा की है प्राक्कलन समिति, और बाकी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। आज टोटल जो है 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इतना 40 क्वेश्चन है, इतना कम क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को लाने के लिए काफ़ी मेहनत और प्रयास करना पड़ता है, काफ़ी इसमें समय लगाना पड़ता है, तब आप लोगों के लिए क्लास लेकर आते हैं। तो आप लोग जो है जम के लाइक कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके और अगले दिन भी क्लास लेकर आएँ। ठीक है। और जो है इसको अपने छोटे बहनों, बड़े भाई बहनों को शेयर भी करना है। चलिए तो देखते हैं 39 नंबर का सवाल। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? पहला सरकारी उपक्रम समिति, दूसरा है नियम समिति, तीसरा याचिका समिति, और चौथा है लोक लेखा समिति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सरकारी उपक्रम समिति। अच्छा, ये हो जाएगा लोक लेखा समिति, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो लोक लेखा समिति को जो है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। और प्राक्कलन समिति क्या है? तो केवल और केवल लोकसभा की समिति है। ये हम आपको इससे पहले बता चुके हैं। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन।
आखिरी क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संरक्षण कौन है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा संसद, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय और चौथा है भारत का महाधिवक्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या है? भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक है। यानी कि भारतीय संविधान की रक्षा करने का जिम्मेवारी किसको है? तो सुप्रीम कोर्ट को है, जिसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय जो है, भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसको किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन मिलता है। और वर्तमान समय में जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपके BR गवई हैं। कौन है? BR गवई हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब बात यहाँ पर संविधान की आया है, तो कल परसों ही हम आप लोगों को संविधान वाला पाठ पढ़ाए हैं, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। संविधान जो होता है सामान्यतः क्या होता है कि नियम कानून का संग्रह होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए नियम कानून की आवश्यकता होता है, और नियम कानून के संग्रह को ही संविधान कहते हैं। और हमारा संविधान जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है। साथ ही सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है, ये भी आपको याद रखना है। अब इतना बड़ा है कि यहाँ पर जो है प्रत्येक गलती के क्या क्या सज़ा हो सकते हैं वो सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी देश में ऐसा नहीं होता है, मूड के हिसाब से सज़ा भी दिया जाता है। ठीक है। कोई जो है चोरी किया तो उसको 10 लाठी मार के छोड़ दिए, कोई चोरी किया तो उसको गोली मार दिए, इस तरह से भी होता है। लेकिन भारत में जो है सब कुछ पूरा विस्तार से संविधान में सब बात को एक एक करके लिखा गया है। यानी कि हमारा जो है भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब संविधान हमारा इतना बड़ा है तो टाइम तो लगा हो गया। तो भारतीय संविधान को लिखने में जो है 2 वर्ष का समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीने का समय लगा था, साथ ही 18 दिन का समय लगा था। ये आपको याद रखना है। और भारतीय संविधान के जन्मदाता किनको कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर को कहा जाता है। और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? आपके BR अम्बेडकर थे। ये जो है हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए तो क्लास को समाप्त करते हैं आज। कल फिर जो है दूसरे क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।